हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 17 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है कि तू रख यकीन, क्या तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। यानी कि आपका हौसला काफ़ी बड़ा है, उससे बड़ी आपकी हार नहीं हो सकती। इसलिए आप इरादा बनाए हुए हैं और उस पर यकीन रखें और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलते अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलैंड ओपन में पोलैंड ओपन में 2053 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो वह कौन है? वह है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका इस सीज़न का तीसरा खिताब है। कौन सा तीसरा खिताब है? इससे पहले उन्होंने माटेओ पेलिकॉन इवेंट और एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन किसको हराया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूक्रेन की क्रिस्टीना वेरेजा को हराया और ये यूक्रेन की हैं। क्रिस्टीना वेरेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता था। ठीक, और इससे पहले इसी प्रतियोगिता में भारतीय पहलवान अंशु मलिक को जो है बुखार, यानी तब बीमार होने या बुखार आ जाने के कारण 57 किलोग्राम प्रतियोगिता से ये बाहर हो गई थी। ठीक, स्वास्थ्य के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022 और 23 की अवधि के लिए कितने सदस्य देशों को चुना है। तो कितने सदस्य देश हैं जो 22 और 23 की अवधि के लिए चुने गए हैं? तो वह है 5 देश। ठीक है, 5 देश चुने गए। देख लेते हैं कौन कौन सी देश हैं। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए 5 सदस्य देशों को चुना है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कौन कौन सी, ये नाम जरूर आप ध्यान रखें। अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, घाना है और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। ठीक है, और निर्विरोध, ये सब क्या है, निर्विरोध चुने गए हैं और जो 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से, कैसे गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, तभी वह इस पे जा पाएंगे। लेकिन अभी भारत 2021 में ही चुना गया। भारत, आयरलैंड और मैक्सिको और नॉर्वे 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक, और इसके बारे में देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह सन 1945 में 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है कि किस देश ने एक बार फिर से गाज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। तो वह देश कौन सा है? इज़राइल। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक हुई थी और यहाँ पर काफ़ी लगभग 11 दिन युद्ध चला था, जिसके बाद हमास संगठन और इजराइल के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन यहाँ फिर से जो है हवाई फायरिंग शुरू हो गई, एयर स्ट्राइक चालू हो चुकी है। तो इजराइल ने यह किया है। डिटेल है कि इजराइल ने एक बार फिर से गाज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है और पिछले महीने लागू युद्ध विराम के 16 दिन बाद, 16 दिन बाद ही को पहली बार इजराइल की गाज़ा पट्टी पर हवाई हमले हुए हैं। और इजरायली सेना ने कहा कि हमारे विमानों ने गाज़ा शहर और दक्षिणी शहर खान यूनिस में हमास के सशस्त्र परिषदों पर हमला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 दिन पहले ही इजराइल की सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह हैं नेफ्ताली बेनेट और वह बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पर आए हैं। कौन है? नेफ्ताली बेनेट। ठीक, इसी कारण यह जो है हमला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट किसी खिलाड़ी की ज़िंदगी का सवाल था। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। तो वह कौन है?
ठीक। तो वह है अंकित चव्हाण। कौन है? अंकित चव्हाण हैं। इनको जो है आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था, अब इनके ऊपर से यह हटा लिया गया है। तो डिटेल है कि बीसीसीआई ने क्रिकेट अंकित चव्हाण पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। साल 2013 में चव्हाण को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के छठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अंकित चव्हाण दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदीला और श्रीसंत के साथ इनको गिरफ्तार किया था और ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल्स से ही खेल रहे थे। ठीक। सितंबर 2013 में अंकित चव्हाण और श्रीसंत बीसीसीआई की अनुशासन समिति अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनको अब हटा दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जो है ये कला संस्कृति का पार्ट है एक प्रकार से, और भारत की कला संस्कृति से क्वेश्चन आते ही हैं। तो रज महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? रज महोत्सव, और यह अभी चल रहा है, इस कारण यह चर्चा में है। रज महोत्सव तो यह है उड़ीसा। कहाँ का? उड़ीसा का रज महोत्सव। डिटेल देख लेते हैं कि रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जा रहा है। यह 3 दिनों का अनूठा त्यौहार है। कितने दिन चलने वाला है? 3 दिन चलने वाला है। और इसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व का जश्न की 2 चीज़ इसमें सम्मिलित है। एक तो मानसून का आगमन और दूसरा है नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है और यह चौथे दिन स्नान किया जाता है। ठीक है। उड़ीसा पर्यटन ने ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने इसके लिए पीठा ऑन व्हील्स, कौन सा? पीठा ऑन व्हील्स नामक एक विशेष कार्यक्रम का भी शुरुआत कर दी है। फ्रेंड्स, इसी के साथ उड़ीसा के जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार और पर्व हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि आप इनका नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आप पीडीएफ अपने पास ज़रूर रखें ताकि आप कभी भी इसका रिवीजन कर सकें। और पीडीएफ लेने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक। तो उड़ीसा के महत्वपूर्ण जितने भी त्यौहार और पर्व हैं सब देख लेते हैं कि कलिंग महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव आप ज़रूर याद रखें। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि छऊ उत्सव कहाँ का जो है त्यौहार है, तो यह कहाँ का है? उड़ीसा का छऊ उत्सव। नौखाई और जत्तर यात्रा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी उत्सव उड़ीसा में मनाए जाते हैं एक ही जगह मेरे द्वारा एकत्र कर दिए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि नाटो 2021 का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो वह कहाँ हुआ है? यह बेल्जियम। कहाँ? बेल्जियम में हुआ है, और क्योंकि नाटो का जो मुख्यालय है वो भी बेल्जियम में ही है। ठीक। डिटेल देख लेते हैं कि और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, कहाँ? ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय के आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। और नाटो का 2021 ब्रुसेल्स सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की कौन सी बैठक थी? तो वह 31वीं बैठक। कितनी? 31वीं बैठक थी। और 30 सदस्य, नाटो में सदस्य देश कितने हैं? 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पद ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा के भाग के रूप में देखा गया है। ठीक। और इसके नाटो के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके नाटो के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच, ये इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें 30 सदस्य देश है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949, कब? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व दाता सूचकांक 2021, विश्व दाता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 यानी कि दान देने वालों में, ठीक है, के अनुसार दुनिया का 14वां सबसे ज़्यादा दान एवं परोपकार करने वाला देश कौन सा है? 14वां, तो वह है भारत। भारत की रैंकिंग क्या है? 14वां। डिटेल देख लेते हैं कि दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश भारत है, और कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में इन दान कार्यों के रुझान को संकेत दिया है। चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा यह रिपोर्ट निकाली जाती है। किसके? चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन के द्वारा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया, कौन? इंडोनेशिया शीर्ष पर है। इसके बाद 5 क्रमशः देश केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कैसा बिजली मुक्त, यानी इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होगी, बिजली मुक्त CPCA क्या है? CPCA क्या है? CPCA
तो ये जो CPAP जो उपकरण है यह किसने विकसित किया है? तो यह किसने जो जीवन वायु किसने विकसित किया है? उपकरण है CPAP उपकरण जीवन वायु किसने विकसित किया है? तो वह है IIT रोपड़। किसने? IIT रोपड़ ने CPAP जो है इससे उपकरण जीवन वायु विकसित किया। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने जीवन वायु, कौन सी? जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जाता है और जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है फ्रेंड्स। यानी जहां अस्पतालों में कोविड-19 के दौरान देखा गया है कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी टाइम बिजली या किसी अन्य कारण से उसकी जो है सप्लाई बाधित होती है जिससे मरीज़ को जान गंवाने का खतरा होता है। यह जो CPAP उपकरण है जो वायु जीवन, इससे क्या होगा? इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होगी और यह ऑक्सीजन के जो प्रेशर है उसको लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, उसके प्रेशर में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगा, ना ही इसको बिजली की आवश्यकता है। इसीलिए CPAP का जो फुल फॉर्म है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी ये लगातार उसके प्रेशर को बनाए रखेगा, ठीक है, और निरंतर कंटिन्यूटी भी बनाए रखेगा। तो यह मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिजली के बिना काम करेगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर यह काम कर सकती है, ठीक। इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होगी, यदि बिजली किसी कारण जाती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो आप इसको ज़रूर याद रखें कि ये जो उपकरण है जीवन वायु, इसको IIT रोपड़ ने विकसित किया है और इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये यहाँ से एयर आएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर इसको प्रेस मतलब उसका जो कंटिन्यूटी और उसको बराबर प्रेशर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वह कौन है? फ्रेंड्स? वह हैं चंद्रशेखर वैद्य। कौन है? चंद्रशेखर वैद्य जो है इनका निधन हो गया। डिटेल देख लेते हैं कि रामानंद सागर, इन्होंने रामायण में भी काम किया, ठीक। तो रामानंद सागर में रामायण के सुमंत कौन थे? जो सुमंत थे, आप देखे होंगे जब भगवान राम को वनवास होता है तो उनको लास्ट तक छोड़ने के लिए सुमंत ही जाते हैं। सुमंत का मशहूर किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर चंद्रशेखर वैद्य का निधन हो गया। उल्लेखनीय कि चंद्रशेखर ने 50 के दशक में अपने कैरियर की शुरुआत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी और कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाने के बाद वे चंद्रशेखर ने कई फिल्मों में हीरो के तौर पर भी नजर आए और बाद में एक चरित्र अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रामायण में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि जो आने वाला 21 मई को प्रतिवर्ष हम लोग वैश्विक योग दिवस मनाते हैं, तो इस बार की जो संबोधन है वो किसने किया, यानी वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को किसने संबोधित किया है? तो इस बार जो है यह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको संबोधित किया है। डिटेल देख लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है और यह कार्यक्रम जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो 21 जून 2021 को होगा। फ्रेंड्स, जो योग है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हम यह प्रत्येक वर्ष मतलब जब इसको मनाना शुरू किए थे तो वह 2015 कब 2015 से, और इस बार का जो क्रम है वह 7वां क्रम होगा, ठीक। और इसके लिए मोक्ष तन योग संस्थान और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने मिलकर ये सब इस बार का आयोजन कर रहे हैं, ठीक। इस बार का ये लोग आयोजन कर रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे योग से सार्वजनिक गतिविधियों पर कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान लोगों की मदद की जाए और प्रतिरक्षा निर्माण और तनाव के प्रबंधन में योग के लाभों को लोगों तक अच्छी तरह से किस प्रकार प्रलेखित किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा आपके लिए लाए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन ज़रूर करते रहें, ठीक है, ताकि यह आपके माइंड में बार बार रिवीजन होकर बने रहें। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।